हाथियों का ये झुंड यहाँ खुले में है और उन पेड़ों से काफी दूर है जिनके नीचे ये अक्सर सोते हैं। मैं इन्हें बखूबी जानता हूँ। मादाएं एक दूसरे के साथ बनी हुई हैं और इसकी एक वजह है। ये एक खुशगवार मौके का इंतजार कर रही हैं। झुंड की ये बड़ी मादाएं कई साल से पार्क में गश्त लगाती रही हैं। मैं इन्हें शांत देखकर खुश हूँ। ये अपनी सूंड के जरिए किसी खतरे को सूंघ रही हैं। ये जानती हैं कि रात होने पर शिकारी जीव ज्यादा पीछे नहीं होते। 10 साल पहले इस पार्क में करीब 20,000 हाथी थे, लेकिन अब मुश्किल से 5,000 बचे हैं। 1953 से इस इलाके की हिफाजत के लिए बहुत से कानून बने हैं, लेकिन मैं ये देखकर बहुत निराश हूँ कि आज भी पोचिंग यानी अवैध शिकार की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। तो हाथी का एक नया बच्चा इस दुनिया में आना एक बड़ी प्रतीकात्मक घटना है। सभी मादाएं झुंड की मुखिया के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई हैं, जो बच्चे को जन्म दे रही है। ये एक रेतीले किनारे पर आई है ताकि जब इसका बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे जोर की चोट ना लगे। माँ और बच्चा एक दूसरे का पहली बार अभिवादन करते हैं। इनका ये पहला प्यार भरा मिलाप इन्हें जिंदगी भर के लिए जोड़े रखेगा। ये बच्चा अपनी माँ की गंध कभी नहीं भूलेगा। जब ये अपने पैरों पर ठीक से खड़ा हो जाएगा तो इन्हें नदी के इस रेतीले किनारे को छोड़कर पेड़ों की सुरक्षा की तरफ जाना होगा। मादाएं नए जन्मे इस बच्चे को घेरे हुए हैं। सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए इन्हें शेरों के शिकार वाले इलाके को पार करना होगा, जो इंसान के बाद हाथी का सबसे बड़ा शिकारी है। इस तरह के कमी वाले दौर में बड़ी बिल्लियां कभी भी नदी से दूर नहीं रहती। वो रोजाना कभी न कभी नदी तक जाती ही हैं। ये जगह बिल्कुल खुली है, यहाँ खुराक साफ साफ दिखती है, तो शेरों को ये जगह अच्छी लगती है। यहाँ पर पूरा परिवार है। और हाथी जानते हैं कि संख्या के बल पर सुरक्षा मिलती है। कान हिलाते और तुरही जैसी आवाज निकालते ये जीव काफी डरावने लगते हैं और ये हमेशा साथ रहते हैं। हमला पहले यही करते हैं और बच्चे इनके पीछे पीछे बने रहते हैं। ये इनका पहला हमला है। झुंड मैदानों से होकर आगे बढ़ता जाता है और अब फिलहाल तो ये सुरक्षित हैं। इस हमले में एक कम उम्र का हाथी जख्मी हो गया है। ये थक गया है और इसे अपनी माँ और बहन के साथ चलते रहने में दिक्कत हो रही है।
मैं इन्हें काफी समय से देख रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि हाथियों का झुंड हमेशा चलता रहता है। ये खुराक ढूंढने के लिए दर्जनों किलोमीटर चलता है, खासकर अगर दूध पीने वाले छोटे छोटे बच्चे झुंड में हों। यहाँ खुराक दुर्लभ होती जा रही है। पेड़ों पर भी ज्यादा कुछ नहीं बचा है। ऐसे में अगर कोई छोटा बच्चा अपाहिज हो जाता है तो पूरे परिवार के लिए खतरा पैदा हो जाता है। शिकारी बड़ी जल्दी किसी झुंड की कमजोरी को भांप लेते हैं, तो अब इस बच्चे की किस्मत का फैसला करने का काम झुंड की प्रमुख मादाओं पर है। एक बार मैंने ये देखा था कि एक माँ ने अपने बाकी झुंड को बचाने के लिए अपने बीमार या घायल बच्चे को भी छोड़ दिया था। लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपनी रफ्तार घटा दी है ताकि एक घायल छोटा बच्चा साथ साथ चल सके। आज रात बड़ी बिल्लियां गश्त पर निकली हुई हैं और पूर्णिमा का चांद है, इसलिए हर कोई चौकन्ना है। मैं भी इनके साथ बने रहने का फैसला करता हूं। खुशकिस्मती से मुझे एक तेंदुए की झलक मिल जाती है। अक्सर या तो ये सुबह सुबह या दोपहर के बाद शिकार करते हैं। ये बेहद तेज रफ्तार मैमल है। ऐसे में गनू के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन शिकारियों के मुकाबले अवैध शिकारी और सूखा जानवरों के सबसे जानलेवा दुश्मन होते हैं। सूखे का मौसम चरम पर है। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, छाया नहीं है और अब बहुत ही कम पोखर रह गए हैं जिनमें रुका हुआ पानी भरा है। इन हालात में जिंदा रहने के लिए आपके पास जो कुछ भी हो उसी से काम चलाना पड़ता है और ये पक्का करना पड़ता है कि आपका हिस्सा आपको मिले। यहाँ जीवन का कुदरती चक्र बाधित हो गया है। यहाँ तक कि शिकारियों के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ एक ऐसी अजीब सी जल्दबाजी है जो मैंने कभी महसूस नहीं की। कुछ प्रजातियों के लिए तो जैसे पर्याप्त खुराक है ही नहीं और इनकी ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। भूख, चोटों या प्यास की वजह से मरने वाले जानवरों की संख्या काफी बड़ी है।
इन सबको लेकर मुझे दुख कम और गुस्सा ज्यादा है। इस अनोखी और खास जगह को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? अवैध शिकारियों को रोकने लायक पर्याप्त पैसा नहीं है और धारा में ऊपर बांध बन जाने के कारण उस नदी से पानी लिया जा रहा है जो कभी सूखती नहीं थी। अब तो बबून भी परेशान है, जबकि वो यहाँ सवाना में सबसे जुगाड़ू जीव हैं। झुंड का मुखिया चौकन्ना है, उसकी नजर से कोई नहीं बच सकता। इन बबून्स को खाने पीने का सामान मिल रहा है और उनके रास्ते में कोई नहीं आ सकता। सिर्फ बबून्स ही जमीन से 60 फुट ऊपर खुराक ढूंढ सकते हैं। इनके पास कुछ ऐसी कुदरती खूबियां हैं जो इन्हें बेहद अलग और अनोखा बनाती हैं। एक तो उंगलियां और ग्रेविटी को मात देने की काबिलियत। इनमें से सबसे फुर्तीले सबसे पहले खाते हैं, लेकिन वो नीचे मौजूद अपने उस परिवार को नहीं भूलते जो पेड़ पर से नीचे गिरने वाली खुराक का इंतजार कर रहा है। ये पके हुए फलों की दावत उड़ाने में इतने व्यस्त हैं कि ये देखते ही नहीं कि खतरा बहुत करीब है। एक बबून किसी तेंदुए की पसंदीदा खुराक होती है और इस तेंदुए को भूख लग रही है। हिरण चुनौती का संकेत हो सकते हैं। अगर वो शांत हो तो समझिए कि आसपास कोई शिकारी नहीं, लेकिन अगर वो भागने लगे तो समझो कि मामला गड़बड़ है। तेंदुआ खुद को छिपाने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, मुख्य बबून उसे देख ही लेता है और सबको बुलाने के लिए आवाज लगा देता है। मगर बड़े नर अपनी छाती को कितना भी क्यों न फुला ले, ये किसी तेंदुए के सामने तो नहीं टिक सकते। एक तेंदुआ किसी बंदर का काम चुटकियों में तमाम कर सकता है। लेकिन ये बबून अपनी हिम्मत नहीं गंवाते, बल्कि ये तो हमला करने लगते हैं। देखकर हैरानी हो रही है कि तेंदुआ संख्या के मामले में मात खा गया है और अपने टीम वर्क के जरिए बबून आज जीत गए। तो तेंदुआ यहां से भागकर कहीं और अपनी खुराक ढूंढने की कोशिश करता है। इससे यह पता चलता है कि बबून्स बाकी जीवों के मुकाबले काफी सख्त जान साबित हो सकते हैं। ये किसी को भी न तो अपने इलाके में और न ही अपनी खुराक के आसपास फटकने देते हैं। ये झुंड अब भी एक दूसरे की साज संवार में लगा हुआ है और मुखिया अपने इलाके की नजर न आने वाली सरहदों पर गश्त लगा रहा है। इसे तो बफलो के यहां होने से भी कोई परेशानी नहीं होती।
मैं पिछले 10 सालों से यहाँ के सभी जानवरों को फिल्माता रहा हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा लुभाता है बफलो। ये अक्सर कई 100 सदस्यों वाले झुंड में रहते हैं, लेकिन जब सूखा पड़ता है तो ये सब एक बड़ी फौज की शक्ल में पानी के स्रोत पर जमा हो जाते हैं और यहाँ इनकी संख्या अक्सर 1000 से भी ज्यादा हो जाती है। मैंने यहाँ कभी भी इतने सारे बफलोज नहीं देखे। इस लगातार सिकुड़ते इलाके में बहुत सी अलग अलग प्रजातियां जमा हो गई हैं, तो कोई गंभीर समस्या हो सकती है। ये अवैध शिकारियों से बचकर भाग रहे हैं जो पाक की संरक्षित सीमाओं में घुसपैठ कर रहे हैं। फर, हंटिंग ट्रॉफीज और हाथी दांत की वजह से झुंडों का सफाया होता जा रहा है। करीब 21,000 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके के छोरों पर धान उगाने के लिए पानी की दिशा बदल दी गई है। अब यहाँ सड़कें और शहर दिखने लगे हैं, लेकिन कम से कम यहाँ पानी के कुछ स्रोत अब भी बचे हुए हैं और इसी वजह से यहाँ इतनी सारी अलग अलग प्रजातियां जमा हैं और उनके लिए यहाँ रहन सहन के हालात मुश्किल भी हो गए हैं। ये जगह इनके लिए आखिरी आशियाना है। लेकिन पहले इन्हें पानी तक पहुंचना होगा और बफलो को इनका यहां आना पसंद नहीं। केसरिया चोंच वाले ऑक्सपेकर पक्षी इस सब अफरा तफरी से परेशान नहीं हैं, बल्कि बफलो तो उन्हें उनकी जरूरतों की हर चीज मुहैया कराते हैं। बफलो पर सवार हो जाने के बाद इनके ये छोटे छोटे मददगार वहीं जम जाते हैं। फिर इन्हें वहां जो कुछ भी मिलता है ये उसकी दावत उड़ाते हैं, परजीवी, डेड स्किन, सिक्रीशंस। अब तक तो इनके बीच का ये लेन देन मुझे काफी स्मार्ट लगता रहा है, लेकिन अब मैंने कुछ ऐसा नया देखा है जो काफी परेशान करने वाला है। इनका ये आपसी गठजोड़ हमेशा ही सौम्य रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऑक्सपेकर्स सिर्फ बफलो की सफाई ही नहीं करते, बल्कि ये तो उनके खुले घामों में चोंच भी मारने लगे हैं। दरअसल इन्हें खून पीने का चस्का लग गया है। बफलो के ये छोटे छोटे दोस्त परजीवी बनते जा रहे हैं और इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। लेकिन ऑक्सपेकर्स के साथ एक अच्छी बात जरूर है, कोई खतरा होने पर ये चेतावनी दे देते हैं। जहां कहीं भी बफलो होते हैं, शेर भी होते हैं। यहाँ कमाल की बात यह है कि बफलो का ये झुंड इन शिकारियों के सामने डटा हुआ है, जैसे इनसे लड़ने के लिए उत्सुक हो। नर मादाओं और बच्चों के इर्द गिर्द एक दीवार सी बना लेते हैं और एक बार में कुछ बफलो हमला करते हैं। युवा नर हमलावर, ताकतवर और दृढ़ संकल्प वाले होते हैं।
तो आज शेरों को कोई बफलो नसीब होने वाला नहीं है। ये नियम होता है कि हारने वाले को मोर्चा छोड़ना होता है। लेकिन इस हमले ने एक बात साबित कर दी है, अगर झुंड को सुरक्षित रहना है तो किसी और को इन बफलोज की कमान संभालनी होगी। तो अब झुंड के पुराने मुखिया के साथ झड़प शुरू होती है। अब ये काफी कमजोर हो गया है और थक भी चुका है। इसका सारा दबदबा खत्म हो गया है। तो अब इसके लिए वक्त है विदा लेने का। और अब मादाएं नए प्रभुत्वशाली नर के प्रति वफादारी दिखाने लगती हैं। ये खुद को उसकी एनल ग्लैंड से रगड़ती हैं ताकि उसकी गंध को अपना सकें। अब से यही प्रमुख नर होगा। और अचानक ये काफी लोकप्रिय हो जाता है। पुराना बफलो जिसे झुंड से निकाल दिया गया है, पानी के आसपास घूमता रहता है। कुदरत ने उसे अकेले रहने के लिए नहीं बनाया था। और अब क्योंकि वो अपने बल पर है तो उसके लिए खतरा बढ़ गया है। ये दूसरी प्रजातियों के जरिए हिफाजत पाने की कोशिश करता है। बड़ी उम्र का ये नर खतरा भांप गया है और हाथी भी। शेरनियां हवा की दिशा में इकट्ठा हो गई हैं और इनका हमला होने के बाद बफलो के लिए बचना नामुमकिन हो जाता है। मैंने इस बड़ी उम्र के बफलो को इसके झुंड द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद मरते देखा, लेकिन अब मुझे फिर से हाथियों को देखकर अच्छा लग रहा है। और ये छोटू भी अब ठीक है। झुंड की मुखिया मादा उसके साथ साथ है और वो पक्का करती है कि बच्चा किसी मुसीबत से बचा रहे। क्योंकि ये शेरनियां अब उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ गई हैं। आखिरकार ये पानी वाली जगह पर पहुंच गए और हाथी इसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस लंगड़ाते बच्चे और इसकी बहन दोनों के लिए नहाने का वक्त किसी इबादत से कम नहीं। शेरनियों ने भी इस सब को मिस नहीं किया है, लेकिन जब तक झुंड की मुखिया यहां रहेगी ये कोई कोशिश नहीं करने वाली। बच्चे आराम से सुरक्षित खेल सकते हैं।
कुछ प्रजातियों की आपस में कभी नहीं निभती, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो बिना किसी समस्या के एक साथ रहती हैं। जब बड़ी बिल्लियां तालाब पर नहीं होती तो इस जगह शांति छा जाती है। हैरत की बात है कि इन जल पक्षियों को मगरमच्छों से डर नहीं लगता, बल्कि ये तो मछली पकड़ने के लिए उनके आसपास नजर आते हैं। यहाँ मगरमच्छ बड़े शाकाहारी जीवों को खाने के मुकाबले मछलियों को ज्यादा खाते हैं, और जब ये उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं तो फिर बहुत से इग्रेट्स, हेरन्स और स्टॉक्स की तो जैसे लॉटरी खुल जाती है। पानी वाकई एक जबरदस्त ताकत है, बशर्ते ये मौजूद हो। दोपहर ढलने के बाद की इस ठंडक में जानवरों के इस स्मार्ट बर्ताव को देखकर लगता है कि उम्मीद अब भी बाकी है। अगले दिन मेरा सामना बबून्स के मुखिया से हुआ। वो अभी निगरानी में जुटा था और मैं ये सोचकर हैरान था कि क्या वो आज भी अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा, क्योंकि इन सब का ध्यान तो सिर्फ खाने की तरफ था। पर हाँ, इस बार वो नीचे मौजूद अपने पड़ोसियों के साथ कुछ बांटने को तैयार थे। ऊपर से उन पर सॉसेज ट्री के जो फूल बरसाए जाते हैं उनके लिए वो शुक्रगुजार हैं, चाहे ऊपर मौजूद बबून्स द्वारा ऐसा जानबूझकर किया जाता हो या नहीं। लेकिन हाथियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं। जमीन पर ऐसा कुछ खास है नहीं जिससे पेट भरा जा सके। झुंड की सबसे बड़ी हथनी ही सबसे ऊंची डालियों तक पहुंच पाती है, और क्योंकि वो मां है तो वो ताजा कोपलों को अपने बच्चों को दे देती है। बच्चों के लिए ये किसी दावत से कम नहीं, पर ये सीखने का भी एक सिलसिला है। इन्हें पेट भरने में मदद करके इनकी माँ इन्हें ये भी सिखा रही है कि जिंदा कैसे रहा जाए, और ये काफी तेजी से सब सीख भी रहे हैं। एक हाथी पूरे दिन में 200 किलो तक पत्तियां वगैरह खा सकता है, तो ये बुश ट्रीज ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। झुंड की प्रमुख मादा अपने परिवार का पेट भरने के लिए एक दिन में इनमें से कई को तोड़ डालती है, और पानी की खोज में सबसे बड़े पेड़ों की छाल को भी उखाड़ देती है। इनकी दावत से बबून्स भी खुश हो जाते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से। इन्हें हाथी के मल से बीजों और अनाज को छांटकर खाने में कोई परहेज नहीं होता। अगर आप पानी तक नहीं पहुंच सकते तो जिंदा भी नहीं रह सकते। बबून का झुंड फिर से रेत की नदी पर लौट आता है। यहाँ सिर्फ वही प्रजातियां जिंदा रह सकती हैं जो जानती हैं कि पानी को कैसे ढूंढा जाए। ये महारत होती है बंदरों, हाथियों और ज़ीब्राज में।
जब मैंने इन्हें रेत में खोदते देखा, तब मुझे पहली बार समझ में आया कि यहाँ तो रेत के नीचे नदी बह रही है और ये जानते हैं कि यहाँ मीठा पानी हासिल कैसे किया जाए, जो रेत की मोटी परत से छन कर आता है। पर कुछ जीव ऐसे हैं जो बबून्स के इस तरह यहाँ कब्जे को लेकर खुश नहीं हैं। यहाँ से जंगली कुत्ते गुजर रहे हैं। ये नहीं जानते कि इस तरह वाटर होल से पानी कैसे पिया जाता है और वो बबून्स द्वारा चिढ़ाए जाने से भी नाराज हैं। मुखिया तो उन्हें ये बताने के लिए भी नीचे आता है कि इनकी मौजूदगी यहाँ कोई नहीं चाहता। ये अपनी गंध से अपने इलाके की निशानदेही करता है और कुत्तों का मुखिया भी इसका जवाब देता है। ये एक दूसरे को आंकते हैं पर काटते नहीं। खैर, वैसे भी जंगली कुत्ते यहाँ ज्यादा समय तक टिकने वाले नहीं हैं। ये खाना बदोश हैं और इनका अपना कोई इलाका नहीं होता। ये बस तभी कहीं रुकते हैं जब मादाएं बच्चों को जन्म दे रही होती हैं। मैं न जाने कब से इन्हें पार्क में ढूंढता रहा हूं, पर मैंने इन्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। कुछ लोग इन्हें पेंटेड वुल्व्स कहते हैं और इंसान की वजह से अब ये प्रजाति गायब हो रही है। अब अफ्रीका के दक्षिण और पश्चिम में ही इनके कुछ झुंड बचे हैं। इनसे तो ज़ीब्रा भी डरते हैं। ये वाकई खतरनाक शिकारी हैं। इस साल ज़ीब्रा बड़ी तादाद में इस पार्क में आए हैं। ये शायद किसी और भी सूखी जगह से आए होंगे। मैंने पहली बार इनके बीच लड़ाई देखी है, और वो भी दो मादाओं के बीच। मादाएं किसे मिलेंगी, ये तय करने के लिए नर आपस में नहीं लड़ते। मिलन के इस खेल में मादाएं ही आपस में जूझती हैं, एक दूसरे से लड़ती हैं। कभी कभी तो इस दौरान इनकी मौत भी हो जाती है। कभी कभी हालात बहुत गर्मा जाते हैं, पर ज़ीब्रा का झुंड हमेशा साथ ही रहता है। बड़ी उम्र के बफलो के उलट यहाँ ये मादा सुलह कर लेती है और फैमिली का हिस्सा बनी रहती है। शाम होती है तो ज़ीब्रा का झुंड अपनी प्यास बुझाने पानी की तरफ चल देता है। ये दिन का सबसे अच्छा पल होता है, पर साथ ही सबसे खतरनाक भी।
शेरनियां अपने बच्चों को शिकार की कला सिखाती हैं। इसी तरह वो शिकारियों की नई नई पीढ़ियों को निखारती रहती हैं। ये शिकार करने को एक माँ की ड्यूटी समझती हैं और अपने बच्चों के लिए एक सबक। इनका शिकार इनके बच्चों के लिए एक तोहफा होता है। मैं शेरों के इस झुंड से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जब मैंने इन मादाओं को पहली बार फिल्माया था तो इनमें से कुछ खुद बच्चियां होती थी और अब ये मुझे पहचानने और स्वीकार करने लगी हैं। जब तक ये वयस्क नहीं हो जाते, नर और मादा दोनों एक ही शिकार की दावत उड़ा सकते हैं, पर शिकार का ये बंटवारा सिर्फ एक ही खानदान में होता है। हालांकि अब इस पार्क में शेरों के बड़े झुंड कम ही रह गए हैं। अब यहाँ छोटे फैमिली ग्रुप्स ही दिखते हैं, जिन्हें किसी ताजा शिकार के बजाय सड़ते पिंजर ही नसीब होते हैं। मादा जानती है कि इसे दूरी बनाए रखनी होगी, पर बच्चे अक्सर अपने पिता के साथ खाना शेयर कर सकते हैं। पर इस बार ऐसा नहीं हो रहा। न जाने किस वजह से शेर नहीं चाहता कि ये उसके साथ खाएं। ये बर्ताव जरा बदला हुआ है। मां अपने बच्चों की इस बेअदबी को बर्दाश्त कर लेती है। वो जानती है कि ये दोनों बहादुर हैं, जो इम्पाला के अपने हिस्से को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए इन्हें कुछ जख्म ही खाने पड़े या कुछ जख्म देने पड़े। शेर आखिरकार हार मान लेता है, क्योंकि बच्चे बहुत भूखे हैं। एक मादा भी भूखी है। बच्चों ने रास्ता बना दिया है तो ये भी कोशिश करती है और मांस का बड़ा हिस्सा लेकर भाग जाती है। शिकार की कमी वाले इस तरह के दौर में हर किसी को खुद की पड़ी होती है, यहां तक कि मादा भी शेयर नहीं करती। ये दोनों बच्चे इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो इसे लेकर झगड़ा नहीं करते। मुझे इनकी जिंदगी की चिंता होने लगी है। हाथियों का ये परिवार भी खुराक ढूंढ रहा है। इन्होंने सारी पत्तियां खा ली हैं, तो अब इन्होंने तनों, छाल और बेओबैब के पेड़ों की लकड़ी पर हमला शुरू कर दिया है, जिनमें सूखे के इस मौसम में भी खूब पानी है। इनकी खुराक बहुत ज्यादा है। इनकी माहिर नाक किसी भी जगह पर मौजूद नमी को सूंघ लेती है और ये अजीब विरोधाभास है। हाथी पेड़ों के बिना रह नहीं सकते, पर कई किलोमीटर में फैले जंगलों को बर्बाद करके ये अपनी ही जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। इस तरह जंगल में और आगे बढ़ते हुए ये दूसरी प्रजातियों के हैबिटेट को भी बर्बाद कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत हो रही है शेरों की मांद वाले इलाके से, जहां कोई नहीं आ सकता।
ऐसे भारी भरकम जीवों से सामना होने पर शेरनी को अपने बच्चों को यहाँ से निकालना पड़ता है ताकि ये उन्हें कुचल ना दें। नए जन्मे बच्चे पहले 2 हफ्ते तक देख नहीं पाते, तो अपनी माँ के बिना ये जी नहीं पाएंगे। इसे कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है जहां तक हाथी पहुंच न सकें। ये विशाल जीव मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर यह बात भी सच है कि ये पार्क को बर्बाद करके इस पूरे इलाके की शक्ल ही बदल रहे हैं। ये लगातार आशियाना मुहैया कराने वाले इस जंगल को चट करते जा रहे हैं। इन उखड़े और टूटे पेड़ों के बीच कभी-कभी दूसरे जानवर फंस जाते हैं और कई बार तो अपने झुंडों से बिछड़ भी जाते हैं। यहां तक कि लंगड़ा कर चल रहे इनके इस बच्चे को भी इनके बीच से गुजरने में दिक्कत हो रही है। इसकी हालत ठीक नहीं है। ये जितना बड़ा होता जाएगा, इसकी चोट इसे उतना ही ज्यादा अपाहिज बनाती जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा, पर कभी ये पूरा इलाका एक प्राचीन जंगल हुआ करता था। पर आज ऊपर से देखने पर यह बिखरी हुई माचिस की तीलियों जैसा लगता है। ये मंजर वाकई तकलीफ देता है और इसका यहाँ रहने वाली अलग अलग प्रजातियों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पेड़ों के गायब होने से मिट्टी का पहले से ही तेज हो रहा कटाव और बढ़ जाता है। धूप से तपी धरती बारिश का मौसम आने पर नमी को अपने अंदर जज्ब नहीं रख पाती। नदी के सूखे हुए तल में बीमारों, बुजुर्गों और कमजोरों के लिए गर्मी कोई मौका नहीं छोड़ती। किसी भी दूसरे जीव के मुकाबले बफलो के लिए पानी ज्यादा जरूरी है। इन्हें तो रोज ही पानी पीना पड़ता है। पर यहां तो एक बूंद भी पानी नहीं है। झुंड पानी ढूंढता रहता है, पर कुछ में तो आगे बढ़ने लायक ताकत ही नहीं बची है। ये बूढ़ा बफलो ज्यादा नहीं जी पाएगा। अगर इसे पानी नहीं मिला तो इसका खेल खत्म हो जाएगा। पर झुंड के एक और सदस्य के दिमाग में कुछ और ही आइडिया है। मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा और इसे शूट करने के दौरान मुझे इन 2 नरों का प्यार जज्बाती कर देता है। हालात जितने ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, बफलो का आपसी जुड़ाव उतना ही बढ़ता जा रहा है।
अब मेरे यहाँ से विदा लेने का समय हो गया है और मैं गुस्से और आकर्षण के बीच झूल रहा हूँ, वो खिंचाव जो मैंने हमेशा महसूस किया है। ये जन्नत इतनी तेजी से बदली है और इतने ज्यादा खतरे में लग रही है कि मैं ये सोचकर हैरान हूं कि अगली बार यहां आऊंगा तो ये मुझे कैसी मिलेगी। यहाँ शायद आपको इसके लिए इंसान जिम्मेदार न लगे, पर उसका असर यहाँ पहाड़ियों में हर कहीं दिख रहा है और वही इन प्रजातियों के भाग्य को भी तय करेगा। तो क्या अवैध शिकार के बावजूद हाथी इतनी ही तेजी से प्रजनन करते रहेंगे?